हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आर्य कोचिंग सेंटर। और मैं हूँ आकाश शर्मा। आज आप लोगों को डाइजेशन सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ। और आप जितने भी स्टूडेंट हों सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि चाहे वो 10+2 की तैयारी करने वाले हों या फिर हाई स्कूल की तैयारी करने वाले हों, वो सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। इस बात की पूरी गारंटी है, चाहे हाई स्कूल का हो, चाहे वो 10+2 का एग्ज़ाम हो, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। मुख गुहिका सबसे पहले हमारे पाचन तंत्र में सबसे पहला है मुख गुहिका। इसमें एक पेशीय चलायमान जीव होती है जो लार मिलाती है, चबाने में और निगलने में सहायता करती है। देखिए, जब हम खाना खाते हैं, जैसे मान लीजिए मंड लिया, मंड जो होता है वो जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। मंड को माल्टोस में बदला जाता है। ठीक है, माल्टोस जो होता है वो डाइसैकेराइड होता है, ये मीठी होती है। कौन बदलता है तो आप बताएंगे, ये एमाइलेज बदलता है। ठीक है, भोजन को निगलते समय वायु मार्ग को बंद करने का कार्य एपिग्लोटिस करता है, जो पतली सदस्य रचना उपास्थि से मिलकर बनी होती है। आप इसे इस तरीके से समझिए कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना श्वास नलिका में नहीं जाता, केवल और केवल भोजन नलिका में जाता है। क्योंकि जो हमारी एपिग्लोटिस होती है, जो पतली सदस्य रचना है, जो कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है, वो वायु नल को बंद कर देता है। जब वायु नल बंद हो जाएगा तो वो खाना जो होता है वो श्वास नलिका में चला जाता है। अगर आप खाना खाते समय बात करते हैं तो खाते समय बात करते हैं तो कभी कभी एक्चुअली में होता ये है कि हमारा खाना श्वास नलिका में कुछ भोजन के कण जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं, जिसके कारण आपको ठसका लग जाता है। ठीक है, चलिए। अब पाचन तंत्र का देखिए डायग्राम भी दिया गया है। ये नासा गुहा है, ये मुख गुहा है। मुख गुहा, यहाँ पर सबसे पहले भोजन जाता है, उसके बाद में भोजन ग्रसनी से होता हुआ ग्रास नली में पहुँचता है। ग्रास नली से होता हुआ आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग आमाशय माना जाता है। इसमें भोजन कम से कम 3 से 4 घंटे रहता है और एसियल अम्ल होता है इसके अंदर, जो भोजन को तोड़ने का काम करता है, जीवाणुओं को मारने का काम करता है। ये जो आमाशय है, आमाशय से भोजन सी आकार के नलिका में पहुँचता है, इसको हम बोलते हैं ग्रहणी। ग्रहणी के बाद जेजुनम में जाता है और जेजुनम से होता हुआ फिर ये क्षुद्रनाथ में पहुंचता है। क्षुद्रनाथ को हम इलियम बोलते हैं। इलियम के बाद ये पहुंचता है कोलोन, मतलब कि सीकम में। ये वाला जो पार्ट होता है ये सीकम है। ये जो सीकम वाला पार्ट है, इससे कृमि रूप परिशिष्टा जुड़ी रहती है। ठीक है, और सीकम के बाद कोलोन आता है। कोलोन क्या काम करता है? पानी को अवशोषित करने का, जल को अवशोषित करने का काम करता है। धीरे धीरे ये आगे की ओर बढ़ता रहता है, भोजन बढ़ता रहता है। और जो अपशिष्ट भोजन है, जो पचा हुआ नहीं है, वो शरीर से बाहर निकालना होता है, तो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है मलाशय में और गुदा द्वारा शरीर से बाहर को ये निकाल दिया जाता है। ठीक है, अगर हम दांत की बात करेंगे मनुष्य में, तो हमारे दांत जो होते हैं, दूध के दांत 20 होते हैं, जबकि स्थायी दांत की संख्या 32 होती है। दांत का जो प्रकार होता है वो समझ लो, गर्तदंती होते हैं, मतलब जबड़े में धंसे होते हैं। विषम दंती होते हैं, मतलब सब काम अलग अलग करते हैं। द्विबादंती मतलब कि 2 बार दांत हमारे निकलते हैं। अगर हम दांत की करें तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कृंतक, इसको इंसीजर बोलते हैं। आई बोल दिया है। ये 4 होते हैं, भोजन को कुतरने और काटने का काम करते हैं। हमारे सबसे आगे के जो दांत दिखाई देते हैं वो कृंतक दांत होते हैं। जैसे चूहा जो गिलहरी होती है, जो आगे आपको दांत दिखाई देते हैं, वो कृंतक होते हैं। ठीक है, रत्नक दांत, ये विकसित होते हैं सामान्यतः सबसे ज़्यादा मांसाहारी प्राणी में, क्योंकि ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, 2 होते हैं ये। और मनुष्य में भी मतलब कि मिल जाते हैं, भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं, क्योंकि हम तो सर्वाहारी हैं ना, इसलिए। प्रचवर्णक को प्रीमोलर बोलते हैं, 4 की संख्या में ये पाए जाते हैं। जबकि चवर्णक को हम मोलर बोलते हैं, ये 6 की संख्या में पाए जाते हैं। और ये दोनों ही क्या करते हैं? भोजन को चबाना और पीसने का काम करते हैं। अगर दंत्र सूत्र की बात करें कि हमारे दांतों का सूत्र क्या है, तो आप बताएंगे I 2 CII PM 2 M 3 2 से मल्टीप्लाई 32। आप इस तरीके से बोल सकते हैं, ऊपर 21 23, ऊपर 21 23 और नीचे भी 21 23। ठीक है, और इस क्रम में रखना है आपको, कृंतक, रत्नक, प्रीचवर्णक और चवर्णक। ठीक है, 21 23 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 32 आ जाएगा। कैसे आएगा समझो, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 2 16, 16 16 दूनी 32, ये आ गया। क्लियर? ये देखिए, ये हमारी जीभ है। ठीक है, तो जीभ का जो सबसे पश्च भाग होता है, ये कड़वेपन को महसूस कराता है।
ये सबसे आगे वाला भाग है, ये मीठे को मतलब कि ये मतलब कि पार्श्व वाला भाग है, अग्र पार्श्व वाला भाग, ये नमकीन को, और मतलब पश्चिम पार्श्व वाला जो भाग होता है ये खट्टेपन को ये हमें फील कराता है। ठीक है, ये स्वाद अंकुरण होते हैं जो स्वाद को महसूस कराते हैं। अब हम बात करते हैं लाड़ की क्रियाविधि। हमने भोजन किया या आपने इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे हमने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद हम सतमूला या हाजमूला खा लेते हैं, तो उस समय आपने देखा होगा कि हमारे मुंह में लार बनती है। जो लार बनती है वो क्या करती है, भोजन को डाइजेस्ट करने में सहायता करती है। आइए, मुख में उपस्थित लार ग्रंथियों से लार रस स्रावित होता है। ठीक है, इसमें एमाइलेस एंजाइम उपस्थित होता है जो संपूर्ण स्टार्च का 30% मुख में ही। इसका मतलब कि जो आप खाना खा रहे हो उसका 30% पाचन मुख में ही वो डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए मुख का पाचन करके इसको माल्टोस शर्करा में बदल देता है, मतलब मंड किस में बदल गया, माल्टोस में। इसी कारण कई बार अधिक भोजन चबाने या मीठा लगता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है वो खूब भोजन को चबा चबा कर खा रहा है, तो क्या होता है, मंड माल्टोस में बदल जाती है, जिससे जो भोजन होता है वो मीठा लगने लगता है। एमाइलेस एंजाइम भोजन में आए जीवाणु एवं कवक को नष्ट करता है। इसका मतलब सूक्ष्म जीव को नष्ट करने का काम लाइसोजाइम एंजाइम करता है। ठीक है, अगर हम लार ग्रंथियों की बात करेंगे तो लार ग्रंथियाँ टाइलिन एंजाइम, लार ग्रंथियों में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो मंड का पाचन करता है। और लार ग्रंथियाँ जो होती हैं वो 3-3 जोड़ी होती हैं। जैसे कि हमने नाम देखा पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्रंथ कान के नीचे पाई जाती है और सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्रंथि। जबकि सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो होती है वो जबड़े के निचले जबड़े के पश्चिम में पाई जाती है, और सब लिंगुअल ग्लैंड जीभ के नीचे पाई जाती है और ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इस तरीके से आपने देखा कि लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं, उनके नाम बता दिया और सबसे छोटी सबसे बड़ी भी बता दी। कभी कभी जब पैरोटिड ग्रंथि में वायरस पहुंच जाता है तो ये पैरोटिड ग्रंथि फूल जाती है। ठीक है, जिससे कर्णमूल रोग भी हो जाता है। अब बात करते हैं भोजन नली की। भोजन नली को हम फूड पाइप बोलते हैं। ये भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाती है, मतलब कि जो हमारा भोजन है वो मुख से आएगा और आमाशय तक ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। सेंटीमीटर है ये, मीटर नहीं है, ध्यान रखना, सेंटीमीटर लंबी होती है। इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती। इसका मतलब कि जो भोजन नलिका होती है उसमें पाचन क्रिया इसलिए नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर कोई भी ग्रंथि नहीं होती और ना ही इसमें कोई एंजाइम होते हैं। जहाँ एंजाइम नहीं होंगे वहाँ पर पाचन की कोई भी क्रिया नहीं होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर हम आमाशय की बात करेंगे, स्टमक की, इसमें भोजन का यांत्रिक व रासायनिक पाचन होता है। पेपर में पूछा जा सकता है कि यांत्रिक व रासायनिक पाचन किस स्थान पर होगा, तो बताएंगे आमाशय में। आमाशय कार्डियक, फंडिक तथा पाइलोरिक भाग में बांटा गया है, मतलब कि आमाशय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। हमारा जो आमाशय होता है इसमें कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसी ग्रंथि को हम बोलते हैं जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियों से निकलता है एक रस, उसको बोलते हैं जठर रस। इस जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं, क्या क्या पाया जाता है। तो जठर ग्रंथियों में रेनिन पाया जाता है। रेनिन एंजाइम ये दूध का पाचन करता है, तो ये ध्यान रखना, रेनिन एंजाइम की एक विशेषता होती है कि ये केवल शिशु में पाया जाता है, बड़ों में ये नहीं पाया जाता। ठीक, पेप्सिन एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, HCl जो होता है जीवाणुओं को नष्ट करेगा और अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। किसको अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा, तो आप बताएंगे पेप्सिन एंजाइम को। लास्ट है श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या करता है, श्लेष्मा आमाशय को HCl से बचाता है। तो देखिए हमारे पेट में HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक, ये प्रबल अम्ल होता है, 1.2 इसका pH मान होता है। अगर इतना प्रबल है तो ये हमारे आमाशय को क्यों नहीं गलाता, क्योंकि ये इसलिए नहीं गला पाता है क्योंकि हमारी श्लेष्मा जो होती हैं, कलश कोशिकाएं होती हैं यहाँ पर, वो श्लेष्म को स्रावित करती हैं, जो आमाशय पर एक लेयर बना लेती हैं। ठीक है, और ये लेयर क्या काम करेगी, HCl से हमारे पेट को बचाने का काम करती है। आइए देखते हैं कि आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। आमाशय में अम्ल की भूमिका, हमारे आमाशय में HCl अम्ल उपस्थित होता है। पेपर में पूछा जा सकता है कि HCl कहाँ होगा, आमाशय में। यह अम्ल आमाशय में अम्लीय माध्यम निर्माण करता है। सिंपल है, HCl है, अम्ल है तो अम्लीय माध्यम बनेगा। इसकी सहायता से एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं। कौन से एंजाइम सक्रिय होंगे, अभी मैंने बताया था पेप्सिन एंजाइम, जिससे आमाशय में प्रोटीन का पाचन पेप्सिन द्वारा आसानी से होता है। प्रोटीन का पाचन कौन करेगा, पेप्सिन एंजाइम करेगा।
HCl अम्ल भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करते हैं। इसका मतलब कि अगर बाई चांस भोजन के साथ अगर सूक्ष्म जीव चले भी जाते हैं, ठीक है, तो उनको कौन नष्ट कर देता है? HCl अम्ल नष्ट कर देता है। आइए, ये हमारे पास दे रखा है क्षुद्रांत, इसको हम इलियम बोलते हैं। ये छोटी आंत के आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है। घास खाने वाले शाकाहारी को सेलुलोज पचाने के लिए क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन होता है। ऐसे आप ध्यान रखना कि अगर बकरी और शेर आपको एग्जाम्पल दे दी जाए तो इसमें पूछा जाए कि बताओ इलियम किसकी बड़ी होगी, तो आप बताएंगे जो सेलुलोज खाता है। सेलुलोज कौन खाता है? बकरी खाती है। तो बकरी में इलियम बड़ी होती है, जबकि मांसाहारी में ये छोटी होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा सबसे ज़्यादा कहाँ पर पचती है? तो आप बताएंगे छोटी आंत में, ठीक है। आंतरी रस, आंतरी रस कौन कौन से हमारे आंत में रस पाए जाते हैं, उन्हीं को आंतरी रस बोलते हैं। तो आप बोलेंगे भैया जी स्माइल प्लीज़, क्या बोलेंगे? हमने एक ट्रिक बनाई है, बहुत खतरनाक ट्रिक है ये। इस ट्रिक के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के आंत में पाए जाने वाले जो रस हैं उनको और एंजाइम को याद कर सकते हैं। क्या बोलना है आपको? दबंग का आपको डायलॉग याद होगा, छोटा सा बोलता है भैया जी स्माइल प्लीज़। तो आपको एस से क्या बनाना है? सुक्रेज। सुक्रेज क्या करता है? सुक्रोज को पचाता है, और सुक्रोज फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। जबकि एम से आप माल्टेज बनाएंगे। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को पचाता है, ये ग्लूकोज के दो अणुओं में तोड़ देता है। इरेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाता है और प्रोटीन को एमिनो अम्ल में ब्रेक करने का काम करता है। उसी तरीके से लैक्टेस एंजाइम लैक्टोज को पचाएगा और लैक्टोज ग्लूकोज को तोड़ देता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि लैक्टोज को दूध की शर्करा भी बोल देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक एल और है, ये एल आपको बताएगी लाइपेस एंजाइम को। लाइपेस एंजाइम वसा को पचाता है और वसा टूटती है बसीय अम्ल में, ठीक है। ये देखिए, ये सुक्रोज जो होती है, सुक्रोज को हम बोलते हैं टेबल शुगर। क्लियर है यहाँ तक? भैया जी स्माइल प्लीज, आपको ट्रिक समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं वसा का पाचन। तो वसा का पाचन कहाँ होता है, कैसे होता है, समझ लेते हैं। वसा का पाचन आहार नाल के क्षुद्रांत में होता है। क्षुद्रांत क्या है? छोटी आंत वाला पार्ट। लाइपेस एंजाइम वसा पर क्रिया करता है और वसा को खंडित कर देता है। इसका मतलब कि लाइपेस वसा को तोड़ने का काम करता है। इसके बाद क्षुद्रांत में यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस वसा का इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण का मतलब होता है वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में ब्रेक कर देना। अग्नाशयी रस इस खंडित वसा को वसीय अम्ल ग्लिसरॉल में बदल देता है। इस प्रकार वसा क्षुद्रांत में पचती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा आमाशय था वहाँ पर प्रोटीन का पाचन ज़्यादा होता है और आंत में वसा का पाचन ज़्यादा होता है, ठीक है। ये देखिए, वसा है हमारे पास, वसा के जटिल अणु हैं, बड़े अणु हैं, वसा का इमल्सीकरण हो रहा है। तो क्या हो रहा है? वसा ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में टूटा है। इसका मतलब छोटे अणुओं में तोड़ने का काम होता है। ये देखिए, क्षुद्रांत में भोजन का अवशोषण कि हमारी छोटी आंत जो होती है वो भोजन को कैसे अवशोषित करेगी। पचे हुए भोजन को छोटी आंत अवशोषित करती है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसी रचना दीर्घ रोम विलाई पाई जाती हैं। ये भोजन के लिए सतही क्षेत्र पर बढ़ा देती हैं, जिससे अवशोषण भी बढ़ जाता है और इस भोजन को रुधिर में पहुंचा दिया जाता है। और उसी का हम उपयोग कर लेते हैं, किसमें? उसका हम उपयोग कर लेते हैं जब शोषण होता है तो उसी ग्लूकोज का उपयोग कर लिया जाता है, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिल जाती है। ये हमारे पास बड़ी आंत है, ये जल का अवशोषण करता है और अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि छोटी आंत बड़ी आंत हम पढ़ चुके हैं। हमारे शरीर में पाचन कैसे होता है, आहार नाल, टोटल इसके बारे में जानकारी हम दे चुके हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और जितने भी एएमयू के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को इसे शेयर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आपको इससे मतलब मान लीजिए कोई भी टॉपिक इसमें समझ में नहीं आता है या फिर कोई टॉपिक आपको समझना है तो कमेंट सेक्शन में आपके जाकर बता दीजिए, हम उस पर भी आपको वीडियो बनाकर डाल देंगे। सभी लोगों के लिए धन्यवाद और जय रस्तु।